हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक नॉन टेक एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के धर्म पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। क्योंकि अलग अलग धर्म के जो खाने के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग धर्म के द्वारा जो खाद्य पदार्थों को पसंद किया जाता है वो भी अलग अलग होता है। इसके साथ ही जो इनके बनाने के तरीके होते हैं वो भी अलग अलग धर्म में अलग अलग होते हैं। हालांकि कई सारी समानताएं भी पाई जाती हैं, लेकिन हमको कई सारी भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि लोग अंडा, मछली, मुर्गी और बकरी के जो मांस हैं वो ज़्यादातर खाते हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा, क्योंकि ये सारी चीज़ों का जो मांस है वो तो खाया ही जाता है, लेकिन इन सब के अलावा उनमें भैंस का मांस खाया जाता है और अलग अलग प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनके भी मांस खाए जाते हैं। जबकि हिंदू धर्म में इन सब चीज़ों को नहीं खाया जाता। हालांकि कुछ लोग खाते हैं, लेकिन वो मात्र नगण्य के बराबर है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से खाने की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है इन्हीं तरह के मांस को खाते हैं। यानी कि हिंदू धर्म के लोग जो है भैंस और जो अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं उनके मांस नहीं खाए जाते हैं। कुछ सिलेक्टेड पक्षी हैं, केवल उनके ही मांस खाते हैं। इसी तरह अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में सांप खाया जाता है, बिच्छू खाया जाता है, चमगादड़ खाया जाता है और न जाने कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं जिसको चाइना के लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन में प्रयोग करके उनको खाते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारी भिन्नताएं जो हैं अलग अलग धर्म और अलग अलग देश के लोगों में उनके खान पीन में पाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर किसी व्यक्ति को हम कपड़े खाने के लिए दें या कुर्सी, जो गद्दीदार कुर्सी होती है उसमें भरे हुए जो फोम होते हैं या जो कपास भरा जाता है वो खाने के लिए दिया जाए, प्लास्टिक खाने के लिए दिया जाए या फिर इंसानों के शव को खाने के लिए दिया जाए, तो वो क्या करेंगे? दोस्तों, जाहिर सी बात है कि वो इन चीज़ों को खाने से मना कर देंगे। केवल वही व्यक्ति क्या, पूरे विश्व के लगभग 99% लोग इन सब चीज़ों को खाने से मना कर देंगे। जो 1% बचा के है उसमें भी अधिकांश लोग जो है इन सब चीज़ों को खाने से मना कर देंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती है, इसलिए मैं इस आंकड़े को 100% नहीं बोल रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी विश्व में घटित होने वाली एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिस घटना में पीड़ित लोगों को समय और परिस्थिति के अनुसार इतना मजबूर होना पड़ा कि उन लोगों को कुर्सी के फोम और कुर्सी के अंदर उपस्थित जो कपास होता है, प्लास्टिक होता है, कपड़े होते हैं और उनके ही रिश्तेदारों के शवों के मांस जो हैं उनको खाने पड़े थे। दोस्तों, इस पूरी जो घटना का नाम है वो उरुग्वे प्लेन क्रैश के नाम से जाना जाता है या एंडीज उड़ान आपदा के नाम से जानते हैं। यह घटना 13 अक्टूबर 1972 ईस्वी को घटित होती है, जब उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम के सदस्यों को चिली में एक अंग्रेजी रग्बी टीम के खिलाफ मैच खेलने के लिए जाना था। इसके लिए उरुग्वे और चिली के मध्य स्थित एंडीज नामक विशाल पर्वत को पार करके जाना होता है, जिसके कारण क्लब के अध्यक्ष के द्वारा उरुग्वे की वायुसेना से फेयरचाइल्ड FH-227D विमान 571 को किराए पर लिया गया था। यह विमान कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उरुग्वे से उड़ान भरता है। इस विमान में कुल 45 लोग सवार थे, जिसमें 19 रग्बी टीम के सदस्य थे, उनके परिवार के कुछ सदस्य थे, कुछ उनके दोस्त थे और कुछ उनके रिलेटिव थे और 5 चालक दल के सदस्य थे। चालक दल के सदस्यों में एक कर्नल जूलियो सीजर फेयर दास थे, जो विमान के पायलट थे। इनको कुल 5117 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव प्राप्त था और इनके साथ एक सह लोको पायलट थे जिनका नाम था दांते हेक्टर लगुरारा। कुछ समय के बाद विमान एंडीज पर्वत पर पहुंचने वाला होता है, लेकिन उससे पहले विमान के पायलट को यह सूचना मिलती है कि एंडीज पर्वतमाला पर बहुत तेज तूफान आया है, जिसके कारण विमान के पायलट के द्वारा विमान को मेडोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लैंडिंग करा दिया जाता है। मेडोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अर्जेंटीना में पड़ता है।
वहां पर पायलट के द्वारा रात भर रुककर विमान के थमने का इंतजार किया जाता है। मेडोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे पश्चिम दिशा में 200 किलोमीटर की दूरी पर सैंटियागो पेडाहुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, जहां तक विमान को जाना था। लेकिन मेडोज और सैंटियागो के मध्य 7,600 मीटर से लेकर 7,900 मीटर की ऊंचाई का एंडीज पर्वत था, जिसको पार करना था। विमान की उड़ान क्षमता 8,500 मीटर थी और पर्वत की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वो विमान की उड़ान सीमा के काफी करीब था, जिसके कारण पायलट को ईंधन की खपत की सही तरीके से गणना करना था और विमान को पहाड़ों से बचाते हुए सैंटियागो तक पहुंचाना था। अगली सुबह 13 अक्टूबर 1972 को मौसम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अधिकारियों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि दोपहर तक तूफान शांत हो सकता है और तूफान शांत होने के बाद लगभग 2:18 पर विमान मेडोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरता है, जिसके कुछ समय के बाद लघु रारा के द्वारा मेलार गुरु हवाई अड्डे को यह सिग्नल भेजा जाता है कि उनका विमान 3:21 पर 2,515 मीटर की ऊंचाई पर प्लाचोन दर्रे के पास पहुंच जाएगा, जिसके बाद एंडीज पर्वत को पार करके वो सैंटियागो तक पहुंच जाए। पायलट कर्नल जूलियस सीजर हेरादास के द्वारा पहले 29 बार एंडीज पर्वत को पार किया जा चुका था, जिसके कारण हेरादास के पास एंडीज पर्वत को पार करने का अच्छा खासा अनुभव था और इसलिए वो अपने सह पायलट लघु रारा को इसका प्रशिक्षण दे रहे थे। विमान का पूरा कंट्रोल लघु रारा के हाथों में था। जब विमान एंडीज पर्वत पर पहुंचता है, तब अचानक विमान के सामने घना बादल छा जाता है और विमान के चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं देता है, जिसके वजह से विमान में उपस्थित मौसम संबंधी उपकरणों के निर्देश के अनुसार लघु रारा के द्वारा विमान को उड़ाया जाता है और इस निर्देश के अनुसार लघु रारा विमान को 5,500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा रहे थे। लघु रारा पूरी तरीके से मौसम संबंधी उपकरणों पर निर्भर थे, क्योंकि घना बादल छाए जाने के कारण विमान के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रेडियो नेविगेशन के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि क्यूरिको की दूरी 1 डिजिट में प्रदर्शित की गई, जिससे लघु रारों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि क्यूरिको आ गया, जबकि वास्तव में विमान क्यूरिको से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर जो सह पायलट लघु रारो है, उनके गलत अनुमान लगाए जाने का कारण बताया जाता है। जैसा कि सह लोको पायलट लघु रारा के द्वारा मलार गुरु हवाई अड्डे को यह सूचना दी गई थी कि उनका विमान 3:21 पर प्लाचोन दर्रे के पास पहुंच जाएगा। ठीक 3:21 पर उनका विमान प्लाचोन दर्रे के पास पहुंच गया और जैसे ही उनका विमान प्लाचोन दर्रे को पार किया, वैसे ही लघु रारा के द्वारा सैंटियागो यातायात नियंत्रक से संपर्क किया गया और उन्हें बताया गया कि उनका विमान 1 मिनट के बाद क्यूरिको में पहुंच जाएगा, जबकि प्लाचोन दर्रा से क्यूरिको तक पहुंचने के लिए कुल 11 मिनट का समय लगता है। लेकिन ठीक 3 मिनट के बाद ही पायलट के द्वारा सैंटियागो यातायात नियंत्रक को बताया गया कि उनका विमान क्यूरिको से गुजर रहा है और सैंटियागो तक पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में मुड़ रहा है, क्योंकि क्यूरिको से सैंटियागो तक जाने के लिए विमान को उत्तर दिशा में मुड़ना पड़ता है और इसी बात की जानकारी पायलट के द्वारा सैंटियागो यातायात नियंत्रक को दी गई और पायलट के द्वारा विमान को नीचे उतारने की अनुमति मांगी गई। अब सैंटियागो के यातायात नियंत्रक इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका विमान अभी क्यूरिको नहीं पहुंचा है, बल्कि अभी एंडीज पर्वत पर ही है। इस बात का उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जिसके वजह से उनके द्वारा विमान को उतरने की इजाज़त दे दी जाती है। अब पायलट के द्वारा जैसे ही विमान को उतारने की इजाज़त मिलती है, पायलट विमान को नीचे उतारने लगता है। जैसे ही पायलट विमान को नीचे उतारता है, विमान एंडीज पर्वत से टकरा जाता है। एंडीज पर्वत से टकराने के बाद विमान 2 से 3 बार ऊपर नीचे कंपन करता है, जिससे जहाज के यात्रियों को यह लगता है कि विमान तेजी के साथ उत्तर दिशा में मुड़ा है, जिसके वजह से जहाज में कंपन उत्पन्न हुई है। लेकिन उसके थोड़े देर के बाद ही जमीनी टकराव अलार्म जो है बजने लगता है,
जिसकी वजह से यात्रियों में डर का माहौल हो जाता है। अब पायलट के द्वारा ऊंचाई को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ठीक 3:34 पर जहाज की एंडीज पर्वत से कई बार टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से जहाज के दाएं और बाएं दोनों पंख टूट जाते हैं और जहाज के पिछले हिस्से पर स्थित ऊर्ध्वाधर स्टेबलाइजर और क्षैतिज स्टेबलाइजर दोनों विमान के पिछले हिस्से को अपने साथ लेते हुए अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से विमान के 5 व्यक्तियों की मृत्यु वहीं हो जाती है। क्योंकि जैसे ही विमान का पीछे का हिस्सा अलग होता है, वैसे ही विमान के 5 व्यक्ति जो है विमान से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बसंत का समय था और एंडीज पर्वत पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी थी और वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी। इस पूरी घटना में क्योंकि जहाज में कुल 45 व्यक्ति थे, 45 में से 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 33 लोग जीवित बचे और विमान का आगे का हिस्सा 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़कर एंडीज पर्वत की गहराई में गिरने लगता है। सभी 33 बचे व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इसमें किसी व्यक्ति का एक हाथ टूट चुका था, किसी व्यक्ति के दोनों हाथ टूट चुके थे, किसी का पैर टूट चुका था, किसी के शरीर की मांसपेशियां फट चुकी थी, किसी का सर फट चुका था। इनमें से एक व्यक्ति कोमा में चला गया था और एक व्यक्ति के पेट में लोहे का टुकड़ा घुस गया था। घंटों बाद जब विमान के बारे में पता नहीं चला तो चिली एयर सर्च रेस्क्यू सर्विस को सूचित किया गया, जिसके बाद 4 विमानों को इस विमान की तलाश के लिए भेजा गया। 13 अक्टूबर 1972 की शाम तक इन विमानों के द्वारा तलाश जारी रखा गया, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ विमान के द्वारा तलाश बंद कर दिया गया, क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगली सुबह अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के कुल 11 विमानों को इस विमान की खोज के लिए भेजा गया और उधर घटना स्थल पर उपस्थित जो बचे हुए लोग थे, जैसे ही उन्होंने अपने ऊपर बचाव रेस्क्यू टीम के विमान को उड़ते हुए देखा, वैसे ही उन्होंने विमान के जो मलबे थे उनमें से ऐसे सामान को ढूंढना चालू किया जिसके द्वारा वो विमान की छत पर सॉस लिख सकें और सर्च विमानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। इसके लिए उन्हें औरतों द्वारा लगाई जाने वाली लिपस्टिक मिली, जिसके द्वारा उन्होंने विमान के ऊपर जो विमान का धड़ बचा था उसके ऊपर सॉस को लिखा गया, सॉस शब्द को लिखा गया। अब यहाँ पे जो सॉस है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का संकेत है जो संकट के समय प्रयोग किया जाता है। लेकिन लिपस्टिक की मात्रा इतनी कम थी जिसकी सहायता से इतना बड़ा सॉस नहीं लिखा जा सकता था, जिसके कारण जो सर्च अभियान के थ्रू विमान उड़ रहे थे उनका ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बर्फ पर विमान के मलबों को इकट्ठा करके क्रॉस का सिंबल बनाया गया ताकि जो सर्च अभियान के विमान हैं उनको यह चीज़ दिखाई दे और उनको पता चल सके। लेकिन चूंकि वो एंडीज पर्वत की गहराई में गिर चुके थे और विमान काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर थे और विमान का कलर भी सफ़ेद था और एंडीज पर्वत पर सफ़ेद रंग की बर्फ भी जमी हुई, जिसकी वजह से सर्च अभियान का जो ध्यान है वो इस विमान पर नहीं पड़ा। अंत में कुल 8 दिनों तक इस सर्च अभियान को जारी रखा गया। 8 दिनों के बाद रेस्क्यू टीम को यह अनुमान लग गया कि इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा होगा, जिसकी वजह से 142 घंटा 30 मिनट के सर्च अभियान के बाद 21 अक्टूबर 1972 को इस सर्च अभियान को बंद कर दिया और यह अनुमान लगाया गया कि जब दिसंबर का महीना आएगा तो उस समय गर्मी का दिन होगा और बर्फ के पिघलने से उनके द्वारा कई शवों को प्राप्त किया जा सकता है। 33 जीवित बचे व्यक्तियों में पहली रात को ही पर्याप्त इलाज न मिल पाने के कारण और बहुत अधिक ठंड होने के कारण 5 और व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जीवित व्यक्तियों की संख्या 28 हो जाती है। अब वहाँ का रात का टेम्परेचर जो है घट के -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता था, जिसके कारण उन्हें रात में जीवित रहने में काफ़ी परेशानी होती थी, जिसकी वजह से उनके द्वारा 2.5 × 3 मीटर विमान के बचे हुए धड़ यानी कि आगे का हिस्सा और विमान के कुछ मलबों को मिलाकर रहने योग्य एक उपयुक्त स्थान बनाया और उतने छोटे स्थान में कुल 28 व्यक्ति जो है रात में रहने लगते हैं। इसके बाद
8वें दिन कोमा में पड़े व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है और उनके पास जो है पानी की कमी होने लगती है, जिसके बाद उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा बर्फ़ से पानी बनाने की एक तकनीक का प्रयोग करके बर्फ़ से पानी बनाया जाता है और उस पानी को शराब की खाली बोतलों में भर दिया जाता है। धीरे धीरे उनके पास कपड़ा, भोजन और मेडिकल जैसी सामग्रियों की कमी होने लगती है और उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा विमान के धड़ में सर्चिंग के दौरान रेडियो जैमर मिलता है। जब उसको चालू करता है तो उनके द्वारा यह न्यूज़ सुना जाता है कि दुर्घटना के 11वें दिन जो सर्च टीम थी उन्होंने उनके सर्च अभियान को बंद कर दिया है। इस न्यूज़ को सुनते ही वहाँ जीवित बचे व्यक्ति रोने लगते हैं और वे अपने बचने की आशा को छोड़ देते हैं। लेकिन इस न्यूज़ से उनको इतनी समझदारी हो जाती है कि यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है, बल्कि अगर उनको बचना है तो उनको यहाँ से अपने आप ही निकलना हो। जीवित बचे व्यक्तियों के पास बहुत कम मात्रा में खाद्य सामग्री बची थी। उनके पास केवल 8 चॉकलेट बार बचे थे, टीन का एक मसल्स बचा था, जैम के 3 छोटे छोटे जार बचे थे, कैडी बची थी, कुछ सूखे प्लम थे और बादाम का एक टीन था और शराब की कई बोतलें बची थीं। दुर्घटना के बाद से जीवित लोगों के द्वारा अधिक दिनों तक खाद्य सामग्रियों को बचाए रखने के लिए जितना संभव हो सकता था उतना कम खाद्य पदार्थ को ग्रहण करके वो अधिक दिनों तक जीवित रहने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उनके पास जो भी खाद्य सामग्रियाँ बची थी वो 1 हफ्ते के भीतर ही खत्म हो गई, जिसके बाद वे भूख से तड़पने लगे, जिसके कारण वो वायुयान के जो धड़ था उसके आसपास उपस्थित जो भी चबाई जा सकने वाली चीज़ें थी, जैसे कि वायुयान की जो सीट थी और उस सीट के अंदर जो भरा गया फोम, कपास की रुई और उनके द्वारा जो खाई गई खाद्य सामग्रियाँ थी, उनके द्वारा फेंके गए पैकेट, इन सभी चीज़ों को उनके द्वारा खाकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास किया गया। लेकिन इन सारी चीज़ों को खाने से वे और अधिक बीमार हो गए, जिसके बाद उनके द्वारा जो बचे हुए व्यक्ति थे उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अगर उनका कोई भी मित्र मरता है तो वो जीवित रहने के लिए उनके शवों को खा सकते हैं, क्योंकि वो भूख से तड़प रहे थे और उनके पास जो है और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और यह निर्णय लेना भी उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग मरे थे वे सभी या तो उनके सहपाठी थे या मित्र थे या उनके रिश्तेदार थे। फिलहाल इस निर्णय में कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया, यानी उनके द्वारा यह बोला गया कि हम जो है शवों को नहीं खाएंगे। लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई और खाने की चीज़ें नहीं थी, ना तो उस बर्फ़ से ढके पहाड़ में आसपास कोई वनस्पतियाँ थी और ना ही कोई जानवर थे जिसके द्वारा वे अपना पेट भर सके। उनके पास अब केवल यही ऑप्शन बचा था कि जो भी मित्र उनके मरे हैं उनके शवों को खाकर वो अपना जो है जीवन बचा सकते थे। और इस निर्णय से उनके द्वारा शवों को खाया गया और खाने के बाद वो जो है भूख से मरने से बच। मिरेकल इन द एंड्रीज 72 डेज ऑन द माउंटेन एंड माई लॉन्ग ट्रैक होम पुस्तक में नदो पैराडे के द्वारा यह लिखा गया है कि इस निर्णय के बाद कि कोई भी मित्र अगर मरता है तो वो जीवित रहने के लिए उनके शवों को खा सकते हैं। इसके बाद नदो पैराडो के द्वारा अपनी माँ और अपनी बहन की लाशों का संरक्षण किया गया और उसे किसी भी व्यक्ति को खाने नहीं दिया। नदो पैराडे 16 जीवित व्यक्तियों में से एक थे। शुरू में जब जीवित व्यक्तियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अगर उनका कोई मित्र मरता है तो वो जीने के लिए अपने मित्र के शवों को खा सकते हैं, तो प्रारंभ में वो अपने मित्र के शवों का केवल मांस खाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मांस की आपूर्ति कम होने लगी, उसके बाद उनके द्वारा शवों के दिल, फेफड़ा और दिमाग को भी खाया जाने लगा। 29 अक्टूबर 1972 को जब सभी जो जीवित 27 व्यक्ति विमान के धड़ और विमान के मलबे से बनाए गए जो कच्चे स्थान था उसमें सो रहे थे, उसी दौरान आधी रात को अचानक हिमस्खलन हुआ, जिसकी वजह से विमान के धड़ के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई तक पूरी तरीके से बर्फ जम गई और इस घटना में 27 जीवित व्यक्तियों में से 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब केवल 19 व्यक्ति ही जीवित बचते हैं। जब विमान का धड़ पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाता है तो बाहर से ऑक्सीजन विमान के अंदर प्रवेश नहीं करती है। कुछ समय के बाद जो 19 जीवित व्यक्तियों द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि उनकी सांस फूल रही है, क्योंकि विमान में ऑक्सीजन नहीं आ रहा। इसके बाद नदो पैराडे के द्वारा जो विमान का धड़ है उसमें से एक राड निकाला जाता है
और जो ऊपर से बर्फ धड़ के ऊपर जमा था उसमें उस बर्फ को मारा जाता है और बर्फ की चट्टान को छेद कर बाहर की तरफ जो है एक छेद बनाया जाता है, जिससे बाहर से ऑक्सीजन जो है वो अंदर आने लगती है और 19 व्यक्ति जो है वो जीवित बच जाते हैं और 8 व्यक्ति जो है वो मर जाते हैं। फिलहाल इस पूरी घटना में 19 जीवित व्यक्ति जो है वो धड़ से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि रात का समय था और बर्फबारी बहुत तेज हो रही थी। अगर वो बाहर निकलते तो वो बर्फ के तूफान में दबकर मर जाते और विमान का धड़ चूंकि ठोस था और ऊपर से बर्फ जम गया था, तो जब बर्फ जो उनके ऊपर गिरती थी तो वो बर्फ के ऊपर ही रह जाती थी और वो विमान के धड़ में छुपे थे। इस वजह से वो विमान के अंदर ही सुरक्षा की दृष्टि से रुके रहे। अब लगभग 3 दिनों तक वो 8 शवों के साथ विमान में 19 जीवित व्यक्ति जो है फंसे रहे। 3 दिन के बाद 31 अक्टूबर 1972 को विमान के धड़ से सतह तक उनके द्वारा एक सुरंग बनाया गया और उसके बाद उस सुरंग से बाहर निकलकर उनके द्वारा पहाड़ की सतह पर पहुंचा गया। इस घटना में वो काफ़ी ज़्यादा भूख उनको लग गई थी। इसके वजह से उनके जो 8 नए मित्र मरे थे, उन्होंने विमान की कांच से उनके शवों को काटना चालू किया और खून से लथपथ जो कच्चे मांस थे उनको खाना चालू किया। सोचिए दोस्तों, उनके कितनी दयनीय स्थिति थी कि उनको जो है खून से लथपथ जो कच्चे मांस थे वो जीवित रहने के लिए खाना पड़ा। दुर्घटना के कुछ हफ्तों के बाद जीवित व्यक्तियों द्वारा दुर्घटना के आसपास एक सूक्ष्म क्षेत्र में जाकर सहायता पाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको इसमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। पहाड़ों की बहुत अधिक ऊंचाई होने के कारण और बर्फ के अंधेपन की बीमारी होने के कारण और कुपोषण, खाद्य पदार्थ की कमी और रात में बहुत अधिक ठंड हो जाने के कारण वो बहुत दूर जाकर सहायता प्राप्त नहीं कर सकते थे। यह उनके लिए पूरी तरीके से एक असंभव कार्य था। अब कुल 19 व्यक्ति जीवित बचे थे, जिसमें 15 नवंबर 1972 को 2 व्यक्तियों के घाव का संक्रमण बढ़ने के कारण उन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। 11 दिसंबर 1972 को एक और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब 19 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अब केवल 16 व्यक्ति ही जीवित बचते हैं। प्रारंभ में जीवित व्यक्तियों के पास जो है जीवित व्यक्तियों के द्वारा एक रेडियो जैमर प्राप्त किया गया था। इस रेडियो जैमर के द्वारा उनको यह न्यूज मिलता है कि उरुग्वे की वायुसेना के द्वारा उनका दोबारा तलाश शुरू कर दिया गया, लेकिन उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो पश्चिम में स्थित पहाड़ को पार करके किसी तरह चिली पहुंच जाए, और यह तभी संभव हो सकता था जब उन्हें ठंड से बचने का कोई उपाय मिल जाए। इसके लिए वहां पर उपस्थित कुछ व्यक्तियों के द्वारा प्रयास किया जाता है और जहाज में उपस्थित जल रोधी इंसुलिन की सहायता से स्लीपिंग बैग का निर्माण किया जाता है। अब इस स्लीपिंग बैग से उनके ठंड से बचने का उपाय हो गया था, जिसके बाद 12 दिसंबर 1972 को नदो कैराडे, कैनेसा और वेलेजीटन 3 व्यक्तियों के द्वारा पहाड़ पर चढ़ना चालू किया जाता है और उनके द्वारा जो अन्य जीवित व्यक्ति हैं उनके द्वारा इन 3 व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाती है, गर्म कपड़े हैं वो दिए जाते हैं, जिसको लेकर ये पहाड़ पे चढ़ना चालू करते हैं। अब पहाड़ पे चढ़ने के लिए ना तो इनके पास किसी प्रकार का पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव था, ना ही पर्वतारोहण गियर था जिसकी सहायता से पहाड़ पर चढ़ा जाता है, और ना ही इनके पास किसी प्रकार का कोई नक्शा था। बस इनके पास इतनी जानकारी थी कि दुर्घटना से पहले पायलट के द्वारा यह अनाउंस किया गया था कि वो क्यूरिको के आसपास हैं और इसके पश्चिम में पहाड़ को पार करके वो चिली में पहुंच सकते हैं। इसी जानकारी के आधार पर ये तीनों व्यक्ति आगे बढ़ते रहते हैं और लगभग 10 दिन तक ये पहाड़ पर चढ़ते रहते हैं और पहाड़ पर इधर उधर भटकते रहते हैं। इसी बीच जो है इनके पास भोजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वेलेजीटन को वापस दुर्घटना स्थल पर आना पड़ता है। अब केवल 2 ही व्यक्ति बचते हैं, नदो कैराडे और कनेसा। ये दोनों व्यक्ति जो है पहाड़ पर आगे चढ़ते रहते हैं और 9वें दिन इन व्यक्तियों को मानव उपस्थिति के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इनको कुछ शिविर दिखाई देते हैं और वहाँ पर कुछ गाय दिखाई देती हैं। शाम हो चुका था और ये एक नदी के पास थे। नदी के उस पार इन्होंने 3 व्यक्तियों को घोड़े पर बैठकर जाते हुए देखा। इन्होंने चिल्लाना चालू किया, लेकिन नदी की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उन व्यक्तियों तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई। फिर भी एक व्यक्ति के द्वारा इनकी तरफ देखा गया और इनको आवाज़ दिया गया कि वो कल सुबह इनसे मिलेंगे। इतना कहकर वो व्यक्ति जो है चले जाते हैं। अब ये दोनों व्यक्ति चूँकि काफ़ी थक चुके थे, इनके पास खाने की सामग्री भी नहीं थी और ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। दोनों व्यक्ति वहीं पे आग जलाकर वहीं पे अपना शिविर लगा जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही वह व्यक्ति दोबारा इनके पास आता है
और एक नोट और एक पेंसिल पत्थर की चट्टान में बांधकर नदी के उस पार इनकी तरफ फेंक देता। नदो पैराडे के द्वारा नोट के माध्यम से उस व्यक्ति को यह बताया जाता है कि वह उरुग्वे विमान से आया है, जो कुछ दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अभी भी दुर्घटना स्थल पे 14 लोग मौजूद हैं और मेरे साथ जो है मेरा एक घायल दोस्त है। हम कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और हम चल नहीं सकते हैं। जब यह लेटर उस व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जाता है तो उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उरुग्वे विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनको यह विश्वास नहीं हो रहा था कि दुर्घटना के इतने दिनों के बाद भी कोई व्यक्ति जो है बच गया। कैटलीन के द्वारा इन व्यक्तियों को बचाने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर 10 घंटे तक चलता है और एक पुल की सहायता से इनको नदी पार करवाता है और नदी पार करवाकर पुइतो नेग्रो गांव के एक संकीर्ण मार्ग पर उतार देता है, जहां से इनके द्वारा एक ट्रक को रोका जाता है और एक ट्रक की सहायता से पुइतो नेग्रो गांव के थाने पर पहुंचा जाता है, जहां इस घटना की पूरी जानकारी थाने को उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद यह जो घटना है वो उरुग्वे में पूरी तरह से फैल जाती है कि विमान 571 जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है उसके व्यक्ति जो है जीवित बच गए हैं। इसके बाद चिली वायुसेना के द्वारा उन लोगों के बचाव कार्य के लिए 3 बेल UH-1 हेलीकॉप्टर को भेजने का फैसला लिया जाता है। 22 दिसंबर 1972 की दोपहर को केवल 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर उन लोगों को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन ऊंचाई काफ़ी अधिक होने के कारण केवल 7 व्यक्तियों को ही वापस लाया जाता है। उसके बाद शाम हो जाती है और बचाव कार्य बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह 23 दिसंबर 1972 को दोबारा दोनों हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और शेष 7 व्यक्तियों को वापस लाते हैं। इस प्रकार 13 अक्टूबर 1972 को घटित घटना के 72 दिन के बाद 23 दिसंबर 1972 को 16 लोगों को बचा लिया जाता है। तो दोस्तों यह थी उरुग्वे प्लेन क्रैश की पूरी घटना। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।